फड़क्कम आदाब। आज आप सुन रहे हैं कहानी इंसानियत, जिसे लिखा है राजेश यादव ने। पिछले वर्ष की तरह कोरोना महामारी फिर से आ गई थी। देश हो या विदेश, गांव हो या शहर, हर तरफ कोरोना महामारी की ही दहशत थी। लोग डर के मारे शहर से अपने अपने गांव को पलायन कर रहे थे कि शायद गांव पहुंचकर इस महामारी से बच सकें। मगर यह महामारी तो कहीं भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। सरकार कोरोना से बचने के उपाय बताती, मास्क लगाएं, दूरी बनाएं, जांच कराएं, आदि आदि। मगर इतना सब कुछ भी काफ़ी नहीं था इस महामारी से बचने के लिए। और यह महामारी तो दिन पर दिन अपना रूप और भी विकराल करती जा रही थी। महामारी के कारण लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। सरकार के दर्शाए नियमों का भी पालन कर रहे थे, मगर कुछ लोग इसे मजाक में भी ले रहे थे, जिसके कारण बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता ही जा रहा था। शमशान में लाश जलाने के लिए भी जगह नहीं बची थी। अस्पताल भी मरीजों से भर चुके थे। सुबह हो या शाम, पूरे दिन टीवी में बस यही समाचार आता कि आज इतने लोगों की मौत हुई, इतने लोग ठीक हुए, तो किसी ने ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से दम तोड़ दिया, तो किसी अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और इतने मरीजों की दम घुटने से मौत हो गई। रोज़ रोज़ कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। सारे अस्पताल लगभग कोरोना मरीजों से भर चुके थे। कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत पड़ रही थी, इसलिए अस्पताल में अपेक्षा से अधिक मरीज पहुंच रहे थे। ऑक्सीजन हर अस्पताल में सीमित मात्रा में ही उपलब्ध था, मगर मरीजों की संख्या अधिक थी जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। इस कारण अस्पताल मरीजों को लेने से इनकार कर रहे थे और लोग अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ रहे थे। सरकार की नई गाइडलाइंस का अनुसरण करते हुए सभी अस्पतालों ने अपने गेट पर एक सूचना पट लगा दिया कि कुल कितने बेड हैं, कुल कितने ऑक्यूपाइड हैं तथा कुल कितने खाली हैं तथा कितने लोग बेड के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। शहर में इतने अस्पताल होने के बावजूद भी कहीं किसी अस्पताल में बेड खाली नहीं थे, क्योंकि इस महामारी ने बहुत बड़ी जनसंख्या को अपनी चपेट में ले लिया था। लोग अपने मरीज के साथ आते, सूचना पट पर नज़र दौड़ाते, रुकते, गेट पर खड़ी गार्ड से कुछ पूछते और फिर किसी और अस्पताल की ओर चल पड़ते। जहाँ कहीं जगह मिलती अपना मरीज भर्ती कराकर चैन की सांस लेते, अन्यथा अस्पताल दर अस्पताल ठोकरें खाते। सुबह सुबह का वक्त था। एक ऑटो रिक्शा अस्पताल के बाहर आकर रुकता है और ऑटो रिक्शा रुकते ही उसमें से लगभग 30 साल की महिला, जिसका नाम रमा है, उतरकर अस्पताल के गेट पर जाती है। अस्पताल के गार्ड से कहती है, ऑटो रिक्शा में मेरे बीमार पति हैं जो बहुत सीरियस हैं, इन्हें अस्पताल में भर्ती करा दो, वरना ये बचेंगे नहीं, इन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। गार्ड गेट पर लगे सूचना पट की तरफ नज़र करके कहता है, देखो उस सूचना पट पर इस अस्पताल में फ़िलहाल कोई जगह नहीं है। कल शाम से ही कोई मरीज डिस्चार्ज नहीं हुआ है, तो आप इन्हें कहीं और ले जाएं। रमा बोर्ड को निहारती है और रोने लगती है और कहती है, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मेरा इस शहर में और कोई नहीं है, इनको कुछ हो गया तो मेरा और उन बच्चों का क्या होगा। ये कहते कहते रमा का गला रुंध जाता है। यह सारा वाक़या एक लड़का देख रहा होता है जो अपने दादाजी के लिए दवाइयाँ लेने गया था। हाथ में दवाइयाँ लिए वह रमा की सारी व्यथा सुन रहा था और सुनकर दुखी हो रहा था कि क्या होगा रमा के पति का। तब तक उसे ध्यान आता है कि वह तो दादाजी के लिए दवाइयाँ लेने आया था। फिर क्या, श्याम जल्दी जल्दी अपने दादाजी के पास पहुँचता है। दादाजी श्याम को देखकर कहते हैं, आने में काफ़ी देर कर दी। श्याम कहता है, दादाजी जब मैं दवाई लेकर वापस आ रहा था तो मैंने देखा लगभग 30 साल की महिला जो अपने बीमार पति को लेकर ऑटो से आई है। उसका पति बहुत बीमार है
और वो महिला बहुत रो रही है और कह रही थी कि उसका पति के सिवा और कोई नहीं है, बस दो छोटे छोटे बच्चे हैं। और वो रोते रोते ये भी कह रही थी, मेरे पति को भर्ती कर लो वरना ये बचेंगे नहीं, मैं और मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। इस पर गार्ड कह रहा था कि अगर कोई मरीज़ डिस्चार्ज होगा तो ही उसका नंबर आएगा। दादाजी यह सब बातें सुनकर शांत हो जाते हैं और अपनी ही उधेड़ बुन में लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में शाम को बुलाकर कहते हैं, जाओ नर्स को बुला लाओ। थोड़ी देर बाद नर्स दादाजी के पास आती है। दादाजी नर्स को अपना डिस्चार्ज हेतु प्रार्थना पत्र देते हैं और कहते हैं, मेरा ये डिस्चार्ज होने का प्रार्थना पत्र है, यह डॉक्टर साहब को दे दो। इस पत्र में दादाजी ने लिखा था, डॉक्टर साहब, मैंने अपनी पूरी उम्र लगभग जी ली है। अपनी 70 साल की उम्र में मैंने नाती पोता और बहुत कुछ देख लिया है और मैंने काफ़ी अच्छी खासी ज़िंदगी जी ली है। आज नहीं तो कल मरना ही है। मगर अस्पताल के बाहर एक मरीज बहुत सीरियस है जिसकी उम्र लगभग 30 या 35 साल होगी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। उस आदमी का इलाज मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है। अंत में लिखा था, डॉक्टर साहब, मैं जानता हूँ आप मेरा आशय समझ गए होंगे, ज़रा जल्दी करिएगा, कहीं देर ना हो जाए। दादाजी का प्रार्थना पत्र पढ़कर डॉक्टर साहब सोचने लगते हैं कि कितना अजीब इंसान है। आज के युग में जहाँ लोग बसों ट्रेनों में बुजुर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर से उठते नहीं, और जब उनसे कहो उठने के लिए तो बगले झाँकने लगते हैं, उसी युग में एक बुजुर्ग अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है, वो भी किसी अनजान शख्स के लिए। डॉक्टर बिना देर किए जल्द से जल्द डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाते हैं और दादाजी को डिस्चार्ज कर देते हैं। दादाजी को श्याम व्हील चेयर पर बिठाकर नीचे ले आता है। जब वह नीचे काउंटर पर अपनी डिस्चार्ज की रसीद ले रहा होता है तो ठीक उसी समय रमा अपने पति को लेकर प्रवेश कर रही होती है। श्याम कहता है, देखो दादाजी, वही है रमा।